तो अब फोकस करेंगे कि जो मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, अभी आपने देखा कि मुद्रा प्रसार मुद्रा संकुचन के विकास में कार्यात्मक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जैसे युद्ध में बारूद की, अभी देखा, अभी आपको बताया हमने। तो आखिर क्या भूमिका है, आइए इस पर फोकस करते हैं। तो मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन से निपटने के लिए 3 राजकोषीय उपकरण है। कितने राजकोषीय उपकरण है? 3 राजकोषीय उपकरण। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कार्यात्मक वित्त के उपकरण पे अगर फोकस किया जाए तो कार्यात्मक वित्त के कितने उपकरण? तो 4 उपकरण: कर, व्यय, ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था। अच्छा, कार्यात्मक वित्त का उद्देश्य पर फोकस किया जाए तो 5 तरह का उद्देश्य। और यहां पर आप देखोगे कि मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन से निपटने के लिए, ठीक है, 3 राजकोषीय उपकरण। पहला, सरकार द्वारा स्वयं क्रय विक्रय करना, नागरिकों को मुद्रा देना और उनसे मुद्रा लेना, ऋण देना लेना। तो कार्यात्मक वित्त इस बात की जांच करता है कि प्रत्येक वित्त उपकरण मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन को रोकने के लिए किस प्रकार से काम में लाया जा सकता है। वर्तमान में कार्यात्मक वित्त अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढ चुका है। वर्तमान में कार्यात्मक वित्त अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढ चुका है ना। तो ढूंढ चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ क्या है, तो सार्वजनिक व्यय को लेकर, मुद्रास्फीति को लेकर, मुद्रा अस्फीति को लेकर, सार्वजनिक ऋण, करारोपण, घाटे की वित्त व्यवस्था, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं ना जी। जो कि आप देखोगे यहाँ पर फोकस किया गया था इन 4 पॉइंट पर। तो सार्वजनिक व्यय की अगर बात करें तो सरकार को ऊपर यह दायित्व है कि अपने व्यय को इस प्रकार नियंत्रित करे कि मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन जैसी स्थितियों से निपटारा हो सके। नहीं जी, अब ज्यादा से ज्यादा खर्चा कर दिए और ऐसा समय आया वहां पर खर्चा करने के पोजीशन में ही नहीं है। अभी आप देखो, कोरोना महामारी में कितने लोगों को फ्री अनाज बांटा गया, बहुत सारे सेवाएं फ्री में दी गई। बात समझिए, क्या वो कभी आपने सोचा कि वो एक्सपेंसेस कहां से आए होंगे? कितने कोरोना पेशेंट फ्री में सबको इलाज कराया गया। कभी आपने सोचा कि वो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल फ्री में करने लगेगा जी? एगो बुखार बोल के तो डाल देता 2 महीना इलाज में जी, 1-2-4 लाख रुपया खत्म। कोई ब्लड चढ़ाने आता तो बेटा वेंटिलेटर में डाल देता है अपना बिल बढ़ाने के लिए। तो सोचिए, कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए होंगे कि नहीं? तो बताइए, तो क्या वो खर्च व्यय सरकार के द्वारा किया गया होगा कि नहीं? और तो उस व्यय को नियंत्रित करने के लिए देखो कि कोरोना महामारी में सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता है घर में रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन हमारे समाज में रहने वाले लोग समझ नहीं रहे। नहीं, ठीक है जी। मतलब वो इसलिए कहा जाता है कि समाज में केंद्रीकरण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण मतलब लोगों का सहयोग भी, और कहीं ना कहीं मिला भी। वो तो अपवाद तो हर जगह देखने को मिलेगा, और बहुत सारी गलत धारणाएं भी मार्केट में है ना, कि मुस्लिमों के द्वारा बढ़ा दिया गया, उसके द्वारा बढ़ा दिया गया, उसके द्वारा बढ़ा दिया गया, जिसके द्वारा बढ़ा दिया गया, उस समुदाय के द्वारा बढ़ा दिया गया। नहीं, ये गलत सारी धारणा है, ठीक है। हाँ, नहीं जो होता है ना, देखोगे ना किस तरीके से, हाँ, तो वो राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वहां सामाजिकता असामाजिकता में तब्दील होता है। समाज हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म सभी समुदाय से बना है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारे सभी धर्मों को हमारा सम्मान, सहयोग, हर तरह का से सपोर्ट। नहीं तो
मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति निजी अथवा गैर सरकारी व्यय की अधिकता का परिणाम होती है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजकोषीय स्तरों का उपयोग किया जाना चाहिए, है ना जी। मुद्रास्फीति निजी अथवा गैर सरकारी व्यय की अधिकता का परिणाम होती है। ज्यादा से ज्यादा आप खर्च कर दो तो आपके पास पैसे ही नहीं बचेगा कुछ लेने के लिए, तो मुद्रास्फीति वाला सिचुएशन देखिए। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजकोषीय स्तरों का उपयोग किया जाना चाहिए, कम व्यय करके। देखिए आप कैसे करें भैया, अगर आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा, मुद्रास्फीति वाला सिचुएशन होगा, तो क्या करें, तो कम व्यय करें। अब बोलोगे यहाँ पर सर खाने पीने में कम व्यय करें क्या? अरे खाने पीने में भी तो कम व्यय किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता जी। आप एक्स्ट्रा चाहिए, आपको मटन जीरा राइस चाहिए, आपको भैया डेली एकदम एग रोल खाना है, डेली आपको चाउमीन खाना है, नहीं जो बेसिक जरूरत खाने की चीज उसको खाइए, उसमें तो ज्यादा खर्चे नहीं है। रोटी खाना तो घी और बटर के साथ एकदम लपा लपला के होना चाहिए। तो बात समझिए क्या कहना चाह रहे। अगर ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं खाने में कमी, तो खाने में भी तो आप देखो ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल बाहर का चीज खाओगे, ज्यादा से ज्यादा घी बटर खाओगे, वो भी तो शरीर के लिए ठीक नहीं है, ये भी तो समझना है। तो ये आप समझोगे, बोले नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है, सूखा सूखा खाना अच्छा नहीं लगता है, तो सूखा कहाँ खा रहे जी, रोटी है सब्जी है, कितना अच्छा बेसिक खाना है जी, है नहीं। अच्छा उसके बाद देखोगे बहुत सारे लोगों को देखोगे चावल भात खाया, दाल है तो दाल में 2 चम्मच 10 चम्मच एकदम घी डाल के एकदम, ठीक है होना चाहिए, बिना उसके नहीं हो सकता, नहीं तो उसके बिना नहीं खा पाएगा। तो आप आदत लगा रहे हो, आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो उसको बचाने का नए कर लगाकर हम चालू करों की दर को बढ़ाकर निजी अथवा गैर सरकारी खर्च की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार लोगों से रुपये उधार ले सकती है जी, होती भी है। बैंक दर बढ़ाकर ब्याज की दरों को बढ़ा देना, जिससे लोग खर्च कम करें और बचत अधिक, नहीं पूरा पॉलिसी यूज किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक बजट की नीति अपनाकर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव को रोका जा सकता है। इस प्रकार आर्थिक स्थिति स्थिरता भी बनी रहती है। मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन, जिस प्रकार मुद्रास्फीति निजी अथवा गैर सरकारी व्यय की अधिकता से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मुद्रा और स्फीति गैर सरकारी खर्च की कमी का परिणाम होता है। ठीक है, गैर सरकार की खर्च की कमी का परिणाम होता है। इसे निम्न तरीकों से दूर किया जा सकता है। अब तो मुद्रास्फीति को कैसे दूर करें, मुद्रास्फीति को कैसे दूर करें, ये तो आपने देख लिया। कम खर्च करो, नए कर लगाओ, चालू कर की दरों को बढ़ाओ, निजी तथा गैर सरकारी खर्च की वृद्धि को रोका जाए, सरकार लोगों से रुपये उधार ले सकती है, बैंक दर को ब्याज की दरों को बढ़ा दिया जाए ताकि लोग खर्च कम करें, है ना जी। लेकिन अगर डिफ्लेशन वाला सिचुएशन मिला तो इसको दूर कैसे करें, तो करों की दरें घटाकर। अब देखिए यहां पर क्या था, नए कर लगाकर, टैक्स बढ़ाकर। तो अगर ये याद है तो इसका उल्टा याद रखिए। अगर आपको मुद्रास्फीति का कंडीशन याद है तो लगभग इसका उल्टा याद रखिए। तो क्या बताइए, मुद्रास्फीति में यहाँ नए कर लगाए तो नया कर लगाने मतलब करों की दर को बढ़ाया गया। लेकिन अगर वहां पर डिफ्लेशन अगर सिचुएशन है तो वहां पर करों की दर को घटाया जाए, जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो सके। नहीं, सरकार कुछ ऐसी मदों पर अपने व्ययों में वृद्धि कर सकती है, जैसे पेंशन, बेरोजगारी के लाभ, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता ना, इससे उपभोग में वृद्धि हो सकती है। बेरोजगारी भत्ता का कार्ड उड बना था, बनवाए थे नहीं, तो आप बनवाओगे नहीं तो मिलेगा कैसे, तो उसको आपको बनवाना ना पड़ेगा जी। अब वहां पर देखोगे कितना दिन का योजना चलता है, ठीक है, नहीं तो आप कितना लोग को मिला है, ठीक है, पैसा मिला, ब्लॉक या सरकार की तरफ से शायद बीच में कपड़े उपड़े कंबल उम्बल भी मिले, ठीक है, नहीं तो वो सब पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ देखो होता क्या है, में तो बोल दिया गया कि जो डिप्लोमा वगैरह किया हुआ बीटेक वगैरह किया वही सबको दे दिया, कहाँ दिया हम लोग ग्रेजुएशन वाला, नहीं तो वो जाइए बात कीजिए। देखिए होता क्या ना, अगर ध्यान नहीं देते हो ना तो जो मीडिएटर है ना, आपको बोल दिया तो हम लोग
नहीं, जो मीडिएटर जो है ना, वहां गड़बड़ी होता है। मेन मीडिएटर यहाँ गड़बड़ी होता है। हम तो देखे हैं, जैसे हमारे एक मित्र है गोविंदपुर ब्लॉक में, समय समय पर खुद जाकर वो जो भी है बेरोजगारी भत्ता है या सरकार की तरफ से कुछ भी आता है, गांव गांव जाकर खुद देते रहे। मतलब हमको लगता है हर एक महीना में वो खुद जाकर देने का काम करते हैं कि नहीं, ये समाज के लोगों के लिए है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। बोलिए क्या? अच्छा, ब्याज की दर को घटाकर और निवेश व्यय को प्रोत्साहित करके निजी उद्यमियों को उदारता से ऋण दे सकती है। जब ब्याज की दर में वृद्धि से निजी उद्यमी प्रेरित नहीं होते, तो ऐसे में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए। उत्पादन एवं अनुदान सरकार पिछड़े क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर सकती है। साथ ही ब्याज मुक्त ऋण देकर भी ऐसे क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन दे सकती है। नहीं जी, लोन लो, काम करो, पैसा ऋण नहीं देना है। अब बोलोगे सर ऐसा प्रावधान कहाँ है? बोलो है कि नहीं प्रावधान जी? बिना इंटरेस्ट का भी लोन देती है। कहीं देखोगे हाफ ही पे करो, आप व्यवसाय करो, हाफ पे करो, हमको लोन भी नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना। अब आप देखो आवास योजना के ही अंतर्गत अभी सरकार बोला कि आप 50% ही हमको रिटर्न कीजिए, 50% आवास, वही ना, आवास योजना के अंतर्गत ही फुल्ली पैसा, कोई रिफंड नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके विकास को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रही। आपको भी चाहिए कि हम अपने परिवार का कैसे विकास करें। लोगों को क्या चाहिए? मिल रोटी, कपड़ा और मकान सरकार दे रही है, लेकिन और भी आवश्यकता को पूरी करनी है तो आपको खुद से भी विकास करना। ऋण दे रही है, ऋण दे के आप काम कीजिए। अब आप बोले जाएंगे बहुत सारे लोग कि हाँ हम तो भैया ये काम नहीं कर सकते। तो काम नहीं कर सकते, फिर उसका कोई उपाय नहीं। अच्छा, आप देखोगे ऊपर दिए गए उपाय, फिर बहुत सारे देखोगे कि अगर बहुत सारे राज्य सरकार में क्या है, पीटी आप निकाल लिए, यूपीएससी या बीपीएससी या जो भी स्टेट के निकाल लिए, तो उसके बाद जितना भी खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी, है या नहीं? अब बोले नहीं है। पीटी आप निकाल लीजिए, वो खर्चा आपको वहन कीजिए। उसका एक बार निकाल लेने का जितना मेंस इंटरव्यू में जो भी खर्चा है वो सरकार वहन करे। ठीक है, तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे समाज के कल्याण के लिए कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर बहुत ज्यादा वर्क कर रही है। सिर्फ हम लोगों को सरकार का सहयोग करना होगा। कहा जा रहा ऊपर दिए गए उपाय मंदी के विरुद्ध है, जिससे लोगों में क्रय शक्ति बढ़ सकती है और वे उपभोग व्यय में वृद्धि कर देते हैं, जिससे मांग बढ़ती है और निवेश प्रोत्साहित होता है। अतः यहाँ घाटे का बजट श्रेयस्कर माना जाता है। नहीं जी। अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे अगला टॉपिक यहाँ पर फोकस करेंगे, सार्वजनिक ऋण। कार्यात्मक वित्त के अनुसार सरकार द्वारा उधार लेने का उद्देश्य, देखिए उधार कौन, पब्लिक नहीं ले रही है, सरकार ले रही है। तो क्यों ले रही है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य इसका? तो स्वयं अधिक धन प्राप्त करना नहीं। अब बहुत सारे लोग तो बोलेंगे हाँ उधार ले रही मतलब ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना, तो नहीं। अपितु यह है कि जनता अपने पास बॉन्ड अधिक रखे और मुद्रा कम रखे, है ना जी। आप देखोगे म्यूचुअल फंड होता है, बॉन्ड होता है, लोन होता है। आप देखोगे कि कभी कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो आप पैसा ज्यादा जमा करते हो कि कम करते हो? ज्यादा करते हो। अरे बेटा इतना % ज्यादा कर दिया है, लाओ जी 50,000 रुपया मेरा बच्चा रख देते हैं, 50,000 रुपया रख देते हैं। नहीं, लेकिन वही कम करता है तो लोग जमा करना पसंद नहीं करते। नहीं। अच्छा, और अब तो देखोगे तो लोगों का चला है क्या, ठीक है, क्या चला है कि पैसा लोग बैंक में नहीं जमीनों में लोग लगाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वहां 5 साल में डबल होगा, साल भर में डबल हो जाएगा। तो जो भी रहे वो कहा जाता है कि जिस प्रकार से सरकार के द्वारा नीति है
तो समाज में रहने वाले लोग भी तो अपने कल्याण के लिए अलग अलग नीति का प्रयोग करते। तो लर्नर का मत है कि अन्य शब्दों में सरकार को मुद्रास्फीति की अवधि में उधार लेना चाहिए और सरकार द्वारा लोगों को केवल तभी उधार दिया जाना चाहिए जब यह उचित समझे कि लोगों के पास मुद्रा तो अधिक मात्रा में रहे और बॉन्ड कम मात्रा में। नेक्स्ट करारोपण। नेक्स्ट क्या है जी? करारोपण। करारोपण के संबंध में लर्नर ने कहा कि कराधान का उद्देश्य अधिक धन प्राप्त करना नहीं है। बार बार बता रहे, करारोपण टैक्स जो लिया जाता है तो उसका धन प्राप्त नहीं, अपितु यह करदाता के पास कम मात्रा में छोड़ी जाए। कर के दो प्रभाव होते हैं, एक सरकार के हाथों मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, तो जहां सरकार के हाथों मुद्रा की मात्रा बढ़ी तो लोगों के हाथों मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जाहिर सी बात, अगर टैक्स बढ़ाया जा रहा है मतलब आपके हाथ से निकल रहे, मतलब लोगों के हाथों में मुद्रा की मात्रा की कमी, सरकार के पास आ रहे मतलब वहां पर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि। पहले प्रभाव का महत्व उतना नहीं जितना कि दूसरे का। ज्यादा प्रभाव कौन पड़ेगा? पहला सरकार के हाथों की मुद्रा की मात्रा में वृद्धि या लोगों के हाथों में मुद्रा की मात्रा की कमी? मुद्रा की कमी, क्योंकि सरकार नोट छाप कर भी मुद्रा की मात्रा को बढ़ा सकती है। मुद्रा लेकिन पब्लिक क्या छाप कर बढ़ा सकती है? छाप के बढ़ा उसके बाद देखो रेट मारना चालू नहीं। मुद्रास्फीति में करों की मात्रा और दर में वृद्धि और एवं अपस्फीति में कर की मात्रा और दर में कटौती की जानी चाहिए। अन्य शब्दों में कराधान का महत्व यह है कि यह निजी अथवा गैर सरकारी व्यय को नियमित एवं नियंत्रित करता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक घाटे की विधि व्यवस्था। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार यदि सरकार के दर बोले तो पैसा, दर लिक्विडिटी बोले तो पैसा, ऐसा समझिए, कैश नकद, ठीक है। व्यय की मात्रा चालू दर आय से अधिक हो और उसकी पूर्ति जनता से ऋण लेकर करना संभव ना हो तो उसकी पूर्ति घाटे की वित्त व्यवस्था द्वारा अथवा नए नोट छाप कर की जानी चाहिए। देखिए, जाहिर सी बात है, कहीं अगर नए नोट छापने वाली बात सुनने में आ रही है और आप समझ सकते हो कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, घाटे वाली सिचुएशन। आप मान लीजिए कि आप देखिए आम पब्लिक तो नोट नहीं छाप सकती, वो उनको नोट चाहिए तो क्या करे? दूसरों से लोन ले, दूसरे कर्जा ले, तो ले तो कब ले? जब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार क्या करे भैया? तो उसके लिए टैक्स में कमी वृद्धि करती है, उसके लिए बॉन्ड के रूप में जनता लोग से पैसा लेती है। बोलिए, ठीक है। एक होता फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता बॉन्ड। सबसे ज्यादा किस में पैसे बनते हैं? बॉन्ड में, ठीक है। तो ये तो एक तरह का एक प्लान हो गया, तो कभी नए नोट छापकर। इस प्रकार पूर्ण रोजगार तथा मूल्य स्थिरता की स्थिति लाने के लिए सरकार की नोटों की छपाई, उनका निसंचय करना तथा उनको नष्ट करना जो भी उचित हो वो करना चाहिए। सब मकसद है कि स्थिरता को बनाए रखना। क्या जी? स्थिरता को बनाए रखना। नहीं, अगर आप देखोगे कि पूरे भारत के सभी लोगों का आय देखा जाए तो या डेटा देखा जाए तो लोग अमीर दिखेंगे या गरीब दिखेंगे, या सबकी आय दिखेगी कि हाँ अप्रोक्स ठीक है? क्या दिखेंगे? तो आप देखें ठीक है, अगर सबका डेटा अगर लिया जाए ना तो आप देखेंगे सबके पास इतने पैसे हैं कि सब लोग अपनी जीविका अच्छे तरीके से चला सकते हैं। बोले सर मेरे पास तो नहीं है, नहीं है, लेकिन वहां सिचुएशन क्या होता है? यहाँ एवरेज डेटा वाला सिचुएशन हुआ ना। पुरुषोत्तम 10 लाख रुपया कमाता है भैया, ठीक है, ये माने
200 रुपये कमाता है, 200 करोड़ साल में। भागीरथ 400 करोड़ कमाता है साल में। जी हाँ। अच्छा, अब मेरा बारी आता है, थोड़ा सा हम भी अप्रोक्स कमा लेते भैया, ठीक है, 300 करोड़ कमा लेते भैया, नहीं। अच्छा, अब अगला आते हैं दीक्षा, तो 100 करोड़ कमा लेती है। अच्छा, यहाँ साधना का आते हैं, ठीक है, ये 50 करोड़ तक कमा लेती है। अच्छा, उसके बाद देखोगे शीला, है ना जी, शीला अगर देखो 10 करोड़। उसके बाद देखोगे, अब देखिए डेटा पर फोकस कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। इसके बाद आप देखोगे और भी किसी किसी का नाम ले लीजिए, तो कुछ ऐसे जन हैं जो नहीं कमाते हैं, उसका सही डेटा नहीं है। अब देख लीजिए कितने जन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबको जोड़िए, 4 2 6 3 9 10 10 10 10 होना, मतलब 1060। इसको 8 से डिवाइड दीजिए, तो 8 कमा 8 2 38 24 2 0 8 दूनी 16। इसका मतलब अप्रोक्स सबके पास 130 करोड़ रुपया इनकम कर रहे हैं। कहाँ है 130 इसके पास? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? तो ये जो इनकम की जो समानता असमानता है, असमानता हुआ ना जी, लेकिन सरकार तो पूरा का डेटा एवरेज निकालेगी। उस एवरेज के आधार पर क्या कोई गरीब है? वो डेटा दे जो 100 से कम कमाता वो गरीब है, लेकिन इस डेटा के आधार पर कहाँ गरीब है जी? बताइए कहाँ गरीब है? तो यहां पर मेनली क्या है कि किसी के आय में अत्यधिक वृद्धि है, किसी में कम है, कोई औसतन आय में वृद्धि करते हैं। तो सबका डेटा अगर देखा जाए तो कोई भी गरीब नहीं है, जो भी रहे। लेकिन आप देखोगे तो हम लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था अतः कार्यात्मक वित्त का प्रयोजन राजकोषीय या बजट नीति के प्रति चक्रीय लक्ष्य, है ना जी, काउंटर साइक्लिकल गोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी को पूर्णतः प्राप्त करना है। देखो ये सब वर्ड है जी, आगे चल के इस सब पे अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी तो बहुत सारा स्किप करके निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस सब के वर्ड पर और भी फोकस किए जाएंगे। अन्य शब्दों में क्रियाशील वित्त का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के चक्रीय उतार चढ़ाव के चक्रों को नियंत्रित करना है, अब पूर्ण रोजगार तथा मूल्य स्थिरता की स्थिरता को बनाए रखना है। अतः लर्नर के मतानुसार सरकार का बजट इस लक्ष्य से प्रेरित होना चाहिए। अब प्रोफेसर लर्नर के ही शब्दों में बजट को संतुलित करने के सिद्धांतों को कदापि इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है जितना कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना। तो ज्यादा अच्छा क्या, बजट को संतुलन करना या पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना? ज्यादा अच्छा क्या है जी? तो पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना क्या, तथा मुद्रास्फीति को रोकने को माना जाना चाहिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि लर्नर ने संतुलित अथवा ठोस वित्त के सिद्धांत पर आधारित राजकोषीय नीति के आधार पर समाप्त करके उसके स्थान पर कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे बजट के समर्थन में प्रोफेसर लर्नर के विचार।